नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। और दोस्तों, पहली वीडियो थोड़ा सा मैंने लेंथी होने की वजह से उसको रोक दिया था। नेक्स्ट वीडियो विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाओं के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया इस वीडियो में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती, क्योंकि लेंथी वीडियो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए शॉर्ट करके इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। तो पहली वीडियो में मैंने जीन पियाजे का नाम, जीन पियाजे की डेट ऑफ बर्थ, जीन पियाजे की उसकी डेथ समय और उसकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में पूछ ली जाती हैं, वो पुस्तकों के बारे में डिस्कस किया। 4 पुस्तक थी, चारों के बारे में मैंने बताया। उसके बाद इसका सिद्धांत का नाम क्या था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, उसके बारे में मैंने बताया, कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है, और उसकी विकास की अवस्थाएं बताई। और उसके मैंने विकास का सिद्धांत जो था कि क्या सिद्धांत में उसने कहा था, निष्कर्ष क्या निकाला था, वो मैंने इसके बारे में बताया। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बता दें कि विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। 4 अवस्थाओं के बारे में हमने बताया था। 4 अवस्थाओं के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कौन सी अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट अब जो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो विकास की अवस्थाओं का वर्णन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहली अवस्था में लेता हूँ विकास की अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या गामक अवस्था। इस अवस्था का जो समय सीमा है 0 से 2 वर्ष है। इस अवस्था के अंतर्गत बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों जैसे नाक, कान, उंगली और जीभ आदि, त्वचा आदि से ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, इंद्रियों के द्वारा सूंघता है, इंद्रियों के द्वारा उसका गंध महसूस करता है, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इसे गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। और इस अवस्था में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस अवस्था में बालक ध्वनियों को, अगर कोई ध्वनि होगी तो कान से सुनेगा, लेकिन उसको जाहिर नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका आपको बता नहीं पाएगा। लेकिन इस अवस्था में मैं आपको बता दूं कि अपने दुख और दर्द या खुशी को कैसे जाहिर करेगा? चिल्लाकर जाहिर करता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता होता है जिसकी वजह से वो अपने दुख, दर्द या यदि कोई चीज उसको दुख दे रही है या उसके कहीं दर्द हो रहा है तो वो चिल्लाकर या रोकर अपने दुख को प्रकट करता है, ताकि लोगों को पता लग जाए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे के अंदर। वस्तु स्थायित्व का गुण इस अवस्था में आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि अपनी वस्तु को खोज लेता है। यानी कि अगर उसके सामने कोई वस्तु आपने रख दी है और वो अपने आप नहीं बताओगे, लेकिन वो अपने आप जाकर उस वस्तु को खोज लेगा, इसलिए इसको खोजी अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इसको खोजी अवस्था का नाम भी दिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है खोजी अवस्था, जीन पियाजे की विकास के सिद्धांत में खोजी अवस्था किस अवस्था को कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहली जो अवस्था है गामक अवस्था, सहज क्रियाओं की अवस्था। सहज क्रिया वो क्रियाएं होती है, क्योंकि इसका नाम सहज क्रियाओं की अवस्था का भी दिया है। सहज क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जो बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों से करता है, उन्हें हम सहज क्रिया बोलते हैं, जिन्हें बच्चा वास्तव में हर एक बच्चा जिन क्रियाओं को लेकर पैदा होता है उन्हें हम सहज क्रिया कहते हैं। दूसरी अवस्था के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सेकंड अवस्था है आपकी सेकंड अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक
अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। इसको पूर्व संक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। और इस अवस्था का जो समय है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था को जीन प्याजे ने 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, इस अवस्था को इसको बोला गया है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। और दूसरी है अंतर्दर्शी अवस्था, अंतर्दर्शी अवस्था। ये जो अवस्था होती है ये 2 से 4 वर्ष होती है। और ये जो अवस्था होती है ये 4 से 7 वर्ष होती है। इस अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मैं आपको डिस्कस करके बता दूं कि ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक इमिटेशन करना सीख लेता है। इस अवस्था में बालक अनुकरण करता है। क्या करता है? अनुकरण करना सीख लेता है। अनुकरण करना सीख लेता है। क्या करता है? अनुकरण, इमिटेशन मतलब बार बार चीज का उसका इमिटेशन करेगा, अनुकरण करेगा, किसी भी चीज को उसको अनुकरण करके दिखाएगा। दूसरी इसमें क्या हो जाता है? खिलौनों की आयु इसे कहा जाता है। इस आयु को क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु का नाम दिया गया है, खिलौनों की आयु। जीन प्याजे ने इसको बताया है। इस अवस्था में जीववाद का गुण आ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में जीववाद का गुण आ जाता है। क्वेश्चन में पूछता है कि जीन प्याजे की किस अवस्था में जीववाद का गुण आता है। जीववाद का मतलब क्या है? अब मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूं। जीववाद का मतलब है कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं में वो हमेशा ये समझता है कि सजीव वस्तुएं जैसे चलती हैं वैसे ही निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन होता है। इसका मतलब होता है जीववाद। निर्जीव वस्तुओं में भी वो जीवन समझ लेता है। आपने देखा होगा घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब आप खाना खिलाते हैं उन्हें, तो वो कहते हैं कि नहीं मम्मी हमारे गुड़िया को खाना खिलाइए, हमारे गुड्डे को खाना खिलाइए। पहले उसको खाना खिलाते हैं, है ना, और खाना खिलाते हैं तो वो समझते हैं कि जैसे वो गुड़िया भी खाना खाएगी, उसको फिर सुलाती हैं। तो ये क्या है? वो समझते हैं कि उस गुड्डे गुड़िया में भी जीवन है ना। तो वो भी समझ लेते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में जीवन है, यानी कि ये भी हमारी तरह खाना खाती है, हमारी तरह सोते हैं। तो इसका मतलब होता है जीववाद, यानी कि बच्चे के अंदर जीववाद का गुण आ जाता है। आत्म केंद्रित होता है। इस अवस्था में क्या होता है बालक? आत्म केंद्रित होता है, यानी कि जो कुछ कर रहा है उसे स्वयं से मतलब है, दूसरे की दुनिया से कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। इसी को हम कह सकते हैं अहम केंद्रिता का गुण आ जाता है। अहम केंद्रिता का गुण भी बच्चे में आ जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर अहम हो जाता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। दूसरा, इस अवस्था में अंतर नहीं कर पाता, किसी भी वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को बोल देते हैं कि ये काव है, ठीक है, और यदि उसके सामने हम बताएंगे कि ये काव है, इसकी 4 पैर होते हैं, इसकी पूंछ होती है, इसका सिर होता है, तो इसी तरह की कोई भी अगर सामने कोई जीव आ जाएगा तो वो काव को काव बोलेगा, भैंस को भी काव बोलेगा, कुत्ता को भी काव बोलेगा। तो यहाँ पर क्या बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। किस अवस्था में? प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में। यदि आपसे पूछा जाए किस अवस्था में बालक सजीववाद या जीववाद का गुण आ जाता है, तो आपको पता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसमें भी अगर अंदर पूछे तो पहली वाली जो स्टेज है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में, इसमें बच्चे के अंदर जीववाद का गुण और अंतर नहीं कर पाता। दूसरा, इधर आ जाइए अंतर्दर्शी अवस्था में। इसके क्या गुण होंगे? इसमें अहम केंद्रिता का गुण जो होता है, अहम केंद्रिता का गुण परिपक्व हो जाता है। परिपक्व मतलब अहम केंद्रिता बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है। यहाँ पर तो आती है, स्टार्टिंग होता है, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से अहम केंद्रिता का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। दूसरा, तर्क नहीं कर पाता। इस अवस्था में बालक तर्क नहीं कर पाता, यानी कि चिंतनशील की अवस्था नहीं है, यहाँ बालक चिंतन नहीं कर सकता। दूसरा, इस अवस्था में बार बार प्रश्न पूछेगा,
बार बार प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति आ जाती है, बार बार प्रश्न पूछना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी प्रश्न पूछता है। और आप देखते हैं घर पे भी बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं तो कई बार हम भी उन बच्चों का प्रश्न का उत्तर देने में बार बार थक जाते हैं या झुंझला जाते हैं, और कई बार बच्चे पिट भी जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें बालक जोड़ घटाव, जोड़ घटाना, गुणा भाग को सीखना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर बालक जोड़ घटाव गुणा भाग को सीखना प्रारंभ कर देता है, लेकिन परिपक्व नहीं हो पाता यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आपके एक बुक है अरुण सिंह की पुस्तक है, MIT की पुस्तक है साइकोलॉजी की, उसमें इसी अवस्था में बताया है कि इस अवस्था में पलावटी गुण बच्चे में नहीं आ पाता, पलावटी गुण नहीं आता, इस अवस्था में पलावटी गुण बच्चे में नहीं आता है। और दूसरा, इस अवस्था को अनुत्क्रमणशील की अवस्था कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा, अनुत्क्रमणशीलता की अवस्था कहा जाता है, अनुत्क्रमणशीलता की अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुत्क्रमणशीलता की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? दूसरी अवस्था को कहा जाता है, और यहाँ भी दूसरी अवस्था को कहा जाता है अंतर्दर्शी अवस्था को, 4 से 7 वर्ष। अनुत्क्रमणशीलता का मतलब मैं अब आपको बता देता हूँ क्या होता है। अनुत्क्रमणशीलता का मतलब होता है इररिवर्सिबिलिटी, इररिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि वही है पलावटी गुण का मतलब है, इसका सीधा सीधा पलावटी गुण नहीं आ पाता, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे बोलोगे कि 4 गुणा 6 कितने होते हैं 30, तो यदि टीचर ने उसके ना 4 गुणा 6 सॉरी 4 6 24 यानी कि 4 गुणा 6 यदि 24 होते हैं, और यदि वो बच्चा टीचर से बताया टीचर ने कि 4 गुणा 6 बराबर 24 होते हैं, और यदि हम उसको घर पे आके बताएंगे कि नहीं बेटा 4 गुणा 6 बराबर 24 भी होते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि 6 गुणा 4 भी 24 होते हैं, तो तुरंत कहेगा नहीं, मेरी मैडम ने ऐसे बताया है कि 4 गुणा 6 24 होते हैं, 6 गुणा 4 नहीं। तो ये जो पलावटी गुण है ये बच्चे के समझ में यहाँ नहीं आ पाता, ये पलावटी गुण बच्चे में यहाँ नहीं आ पाता, ये अगली स्टेज में आएगा। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड स्टेज हो गई, इसको मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी स्टेज, या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, या आपकी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, 3 नाम से जाना जाता है। और ये जो होती है ये होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 वर्ष तक की स्टेज होती है। इस अवस्था में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूर्त अवस्थाओं को देखकर, मूर्त चीजों को देखकर उनसे ज्ञान प्राप्त करता है। मूर्त चीजों को देखकर बच्चे के अंदर यहाँ अभी अमूर्त चिंतन की योग्यता का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ मूर्त चीजों में देखकर उसमें चिंतन करने, मूर्त जो चीजें हैं उनमें चिंतन कर सकता है, अभी उसमें अमूर्त चिंतन नहीं हुआ है, मूर्त चीजों के बारे में चिंतन कर सकता है। तीसरा, बालक अपने सामने 2 वस्तुओं में अंतर कर पाता है, इसमें 2 वस्तुओं में अंतर कर पाएगा, 2 वस्तुओं में अंतर करना सीख लेता है, आपने देखा होगा इससे पहले वाली जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया कि बच्चा
भैंस को भी काव कहेगा, बकरी को भी काव कहेगा, यानी कि वहां दो वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। लेकिन तीसरी स्टेज में 7 से 14 वर्ष 12 वर्ष तक की अवस्था में दो वस्तुओं में अंतर करना सीख लेता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गाय को गाय ही कहेगा, बकरी को बकरी ही कहेगा, या भैंस को भैंस ही कहेगा। इन तीनों में अंतर करना सीख लेता है। तीसरी बात जो अनुत्क्रमणशीलता की जो बात थी, यहाँ पर उत्क्रमणशीलता की बात आ जाती है। उत्क्रमणशीलता की अवस्था इसे कहा जाता है। उत्क्रमणशीलता का मतलब है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि बालक 6 गुणा 4 बराबर 24 बताएगा और 4 गुणा 6 बराबर भी 24 बताएगा। उससे पहले मैंने अभी बताया था, मिस्टेक से 30 लिख गया था, ध्यान रखें। 6 गुणा 4 बराबर 24 बताएगा और 4 गुणा 6 बराबर भी 24 बताएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चे में पलावटी गुण है वो आ जाता है, पलावटी गुण आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पलावटी गुण किस अवस्था में आता है? तीसरी अवस्था में। दूसरा, इस अवस्था में अंत तक, इस अवस्था के अंत तक बालक के अंदर जिज्ञासा और पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन इसी अवस्था में आ जाता है लास्ट तक। और तीसरा, आरोही अवरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझ लेता है। आरोही और अवरोही क्रम का गुण आ जाता है। ये गुण तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है आरोही अवरोही, यानी कि चढ़ते क्रम, उतरते क्रम या उसके विपरीत क्रम, यहाँ पर बच्चे के अंदर ये गुण आ जाता है। और दूसरा, यहाँ पर जीववाद का गुण खत्म हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर वो सजीव को सजीव ही समझेगा, बच्चे के अंदर वो गुण पैदा हो जाता है, सजीव को सजीव ही समझेगा और निर्जीव को निर्जीव ही समझेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गुड्डे गुड़िया वाला जो उसका रोल है वो इस अवस्था में खत्म हो जाता है। तो ये आपकी तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। नंबर 4 को मैं यही लिख देता हूं, जगह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को हम बोल सकते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इस स्टेज का जो समय होता है 12 से 19 वर्ष, यानी कि 12 से आगे की जो एज होती है उस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में अमूर्त चीजों में चिंतन करने की योग्यता का विकास हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास कब होता है? चौथी अवस्था में होता है। तो दोस्तों, इसमें मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक जो क्रियाएं हैं, यानी कि मानसिक रूप से बालक यहाँ परिपूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसलिए मानसिक क्रियाओं का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। तीसरा, इसके अंतर्गत चिंतन में जो इसका जो अमूर्त चिंतन है या जो चिंतन करने की योग्यता है उसमें वस्तुनिष्ठता आ जाती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, उसमें सटीकता आ जाती है, उसके रिजल्ट में प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि जो चिंतन कर रहा है वो सटीक कर रहा है, वस्तुनिष्ठता का रूप दे रहा है उस चिंतन को, रिजल्ट उसका पॉजिटिव आता है। तीसरा, इसमें जो है
इसमें किशोर परिकल्पनात्मक, इसमें बालक किशोर तो पूरा हो ही जाता है, क्योंकि आपको पता है किशोर अवस्था है 12 से 19 वर्ष की अवस्था जो है, 12 से आगे की अवस्था 19 वर्ष है, तो किशोर अवस्था हो गई। और किशोर अवस्था हो गई तो इसमें बालक क्या करेगा, किशोर अवस्था में परिकल्पनाओं में खो जाएगा, परिकल्पनाओं में खो जाता है। दूसरा, स्वप्न देखता है, दिवा स्वप्न देखता है, और इस अवस्था में बालक नेतृत्व करने की भावना का विकास हो जाता है, नेतृत्व करने की भावना का विकास हो जाता है, नेतृत्व करने की भावना का विकास यहाँ हो जाता है। बालक के अंदर जो नेतृत्व, लीडरशिप की क्वालिटी है वो बालक के अंदर यहाँ आ जाती है। तो दोस्तों ये आपकी 4 स्टेज थी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। इस सिद्धांत में मैंने 4 स्टेज के बारे में बताया, लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल के आता है। कई बार हम भी एग्जाम दे के आते हैं, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट का, तो हमने भी कई क्वेश्चंस इसके सिद्धांत में से कई क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जो क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहें आगे तक। जो अभी इसमें कुछ पॉइंट्स आए हैं, जीन पियाजे ने कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आए हैं, कुछ शब्द ऐसे आए हैं, कुछ शब्द जीन पियाजे के सिद्धांत में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस शब्दों के बारे में मैं आपको बता दूं, कि वो शब्द है क्या। इस सिद्धांत के अनुसार बालक जो है अनुकूलन करना सीखता है। अनुकूलन का मतलब क्या है? अनुकूलन का मतलब है अपने आप का किसी भी परिस्थिति में समायोजन कैसे करना है, उस प्रोसेस को अनुकूलन कहा जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। अब बालक अनुकूलन कैसे करेगा? अनुकूलन करने के 3 रास्ते बताए इसने। अनुकूलन करने के 3 रास्ते, यानी कि 3 तरीके से बालक अनुकूलन करता है। नंबर 1, आत्मसातीकरण से, एसिमिलेशन से। ये ध्यान रखना, आत्मसातीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है समायोजन से, यानी कि एडजस्टमेंट से अपना बालक क्या करता है? अनुकूलन करता है। और तीसरा संतुलन से अपना बालक क्या करता है? अनुकूलन करता है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, संतुलन। तो दोस्तों मैं इन तीनों को मैं अलग अलग डिफाइन करूंगा। आत्मसातीकरण का मतलब क्या है? आत्मसातीकरण का मतलब है, मैंने कई बार बताया भी है, जब मैं पढ़ाता था रैपिडो क्लासेस में, तो मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा इस पे ज़्यादा फोकस दिया कि आत्मसातीकरण, स्कीम्स जो बोलते हैं, समायोजन, संतुलन, अनुकूलन, यहाँ इन शब्दों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण क्या है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना कि पूर्व धारणाओं या पूर्व अनुभवों का पूर्ण रूप से नवीन परिस्थिति में प्रयोग करके परिस्थिति या समस्या का समाधान कर लेना आत्मसातीकरण कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण होता क्या है? आत्मसातीकरण होता है पूर्व धारणा, जो हमारे पूर्व अनुभव है, जो पूर्व ज्ञान है, उस ज्ञान को नवीन परिस्थिति में प्रयोग करके यदि हम समस्या का समाधान कर लेते हैं, अपने आप का समायोजन कर लेते हैं, परिस्थिति का समस्या का हल कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। अब समायोजन क्या होगा? समायोजन के अंतर्गत आता है पूर्व धारणाओं
या पूर्व अनुभवों का नवीन परिस्थिति में प्रयोग करके या तो परिस्थिति में चेंज करना पड़ता है, परिस्थिति या आपके अनुभवों में परिवर्तन करके अपने आप का समायोजन करना यानी कि समस्या का हल करना समायोजन कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नवीन परिस्थिति आई और नवीन परिस्थिति आने पर जैसे कोई प्रॉब्लम आई बच्चे के सामने और बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान का उस नवीन परिस्थिति में प्रयोग किया और ये नवीन परिस्थिति जो थी वो हल हो गई। दैट इज कॉल्ड आत्मसातीकरण। यदि हम ये कह सकते हैं कि आपने पूर्व ज्ञान का किसी नवीन परिस्थिति में प्रयोग किया और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, वो समस्या समाधान नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं या तो पूर्व धारणाओं में जो आपके अनुभव है उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करेंगे या तो उन परिवर्तन करके समस्या के अकॉर्डिंग अपना एडजस्टमेंट करेंगे या समस्या को ही परिवर्तन करके समस्या में अपने अनुभवों के आधार पर समस्या में परिवर्तन करके तब एडजस्टमेंट करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करना, या तो अपने अनुभवों में एडजस्टमेंट करना या अपनी परिस्थिति में एडजस्टमेंट करना, क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है, समायोजन कहलाता है। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं किया हमने, यहाँ पे डायरेक्ट अपने पूर्व ज्ञान लगाया और समस्या समाधान। यहाँ पे आपने या तो अपने अनुभव में परिवर्तन किया या अपनी परिस्थिति में परिवर्तन किया और किसी एक में परिवर्तन करने से समस्या का समाधान होना, अपने आप का एडजस्टमेंट करना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। तीसरी बात है संतुलन। संतुलन में क्या होगा, पूर्व धारणाओं या अनुभवों को नवीन धारणाओं के बीच, पूर्व धारणाओं या अनुभवों को नवीन धारणाओं के साथ या बीच सामंजस्य बैठाना, सामंजस्य या संतुलन करना क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है। यानी कि पूर्व धारणाओं या पूर्व अनुभवों और नवीन परिस्थिति के बीच में जो हम सामंजस्य बैठाते हैं, उस सामंजस्य को उसको संतुलन कहा जाता है, उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये दोस्तों तीनों पॉइंट थे, तीनों पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट है, इसमें एक शब्द आता है स्कीमा। यहाँ में मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, स्कीमा क्या होता है। स्कीमा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्कीमा क्या होता है, वातावरण के द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान, वातावरण के द्वारा अर्जित वह संपूर्ण ज्ञान जिसका संबंध मानसिक क्षेत्र से होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं स्कीमा का मतलब होता है कि हमारा माइंड कितना शार्प है, कितना तेजी से मानसिक क्रियाएं हमारी काम कर रही हैं। तो बाह्य जगत से, बाह्य उद्दीपक से या बाह्य वातावरण से या किसी भी अन्य माध्यम से जो हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान है, उस ज्ञान का संबंध सीधा मानसिक क्रियाओं से होगा, उसको कहा जाता है स्कीमा। तो दोस्तों ये था आपका जीन पियाजे का सिद्धांत। पूरा जीन पियाजे का सिद्धांत 2 वीडियोज में हमने आपको कवर कराया है और बहुत विस्तार से इसके बारे में डिस्कस किया है। और कोई चीज़ अगर समझ में ना आए आप कमेंट में लिख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को शेयर करें और व्हाट्सएप, फेसबुक पर ये वीडियो शेयर करें ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। आई होप
उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।